12वीं कला का पहला विषय होगा हिंदी। मैंने हिंदी पर अधिक जोर दिया और अपनी प्लान के अनुसार आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मैंने ऐसा एक पाठ से प्रश्न नहीं पूछने वाला हूँ। पूर्व में मैं आपके पूरे पाठ को खत्म कर चुका हूँ। मैं बीच बीच से प्रश्न पूछने वाला हूँ और तैयारी के लिए मैं आपको 1 दिन का समय दिया था। मुझे लगता है कि आपका 1 दिन में जो तैयारी है वह पूर्ण हो गया होगा। 1 दिन की तैयारी में छोटे बच्चों को हो जाता है, आप बड़े बच्चे हो, आपका ध्यान पढ़ाई में छोटे बच्चे से ज़्यादा होता है। आप अपने लाइफ को ध्यान में रख कर आगे की पढ़ाई करते हैं। इसलिए मैं अब हिंदी में आता हूँ। प्रश्न पहला है, कहानी और नाटक में 3 अंतर बताइए। उमा यादव। कहानी और नाटक में 3 अंतर। कहानी श्रव्य में होता है, जबकि नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों में होता है। कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि नाटक का आकार बड़ा होता है। कहानी में रंगमंच की अनिवार्यता नहीं होती है, जबकि नाटक में रंगमंच की विशेष अनिवार्यता होती है। बहुत अच्छा। तो इसीलिए मैं कठिन प्रश्न आपसे पूछा था, बोर्ड में आने की संभावना प्रश्न को आपसे पूछ दिया। प्रश्न दूसरा, कार्टून कोना किसी भी पत्रकारिता को किस प्रकार प्रभावशील बनाती है। राधिका साहू। कार्टून कोना के माध्यम से की गई टिप्पणियाँ सीधे पाठक के दिल में उतर जाती हैं। कार्टून कोना प्रायः सभी समाचार पत्रों में होते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कभी कभी कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशील होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न कि आपने उत्तर दिया, पर मैं मजबूर हूँ। आगे के प्रश्न हम पूछते हैं। समाचार क्या है, रानी कौशिक बताएगी। समाचार क्या है, रानी कौशिक। समाचार ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या रिपोर्ट जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिनमें अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करती है। अतः हम कह सकते हैं समाचार वह है जो पाठक के प्रेरित तथा उत्प्रेरित करती हो। किसी घटना रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत शानदार से जवाब दिया है प्रश्नों के उत्तर को। मैं भी चाहता हूँ आप आगे की पढ़ाई भी शानदार से ऐसे जवाब देते रहेंगे तो आपका दिमाग संतुलित रहता है। ज़्यादा भड़ इससे क्या हो जाता है, आपका समझ नहीं आता है और पढ़ते हैं और आप भूल जाते हैं। बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ाई करेंगे और शांत जवाब से ही आप उत्तर देंगे तो आपको उत्तर बहुत दिनों तक याद बना रहेगा। आगे हम प्रश्न में आते हैं। कहानी क्या है, प्रतिमा कौशिक बताएगी। घटना पात्र या समस्या का अध्ययन जिसमें परिवेश हो, दंडात्मक हो, कथा का क्रमिक हो, विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। बच्चों को अच्छा ढंग से समझाई है आपने। प्रश्न क्रमांक 5 में मैं आता हूँ। चंद्रयान की सफलता पर निबंध बताएंगे साक्षी साहू। सफलता मिला, बताइए बेटा। चंद्रयान की सफलता प्रस्तावना। भारत इतना उन्नति कर चुका है कि पृथ्वी से जुड़े रहस्यों को जानने के बाद अब अन्य ग्रह, चंद्रमा, मंगल, अन्य ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए पहुंच चुका है। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान की सफलता न हो। के बाद चंद्रयान 3 की सतह पर भारत के नाम को ऊंचा करने के लिए तथा रहस्यों को खोलने के लिए पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की शुरुआत। चंद्रयान 3 भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च हुआ। यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ जहां तक कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 3 की सफलता लॉन्च होने के करीब 40 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जानकारी इसरो को भेजेगा, जिससे वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी मिलेगी। भारत को एक नई दिशा मिलेगी। भारत द्वारा चांद पर 2 बार और यान भेजा जा चुका है, पर कुछ तकनीकी समस्या के कारण वह असफल हो गया। पर चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चंद्रयान 3 की बजट। चंद्रयान 3 की बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि शुरू से लेकर अब तक की चंद्रमा पर जाने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत में गई है। चंद्रयान 3 की उद्देश्य।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की मौजूदगी प्राप्त करना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी प्राप्त करना, चंद्रमा की संरचना एवं सतह की जानकारी प्राप्त करना, चंद्रमा इनकी ब्यौरा अच्छा से विशेष लेखन से क्या आशय है, आकांक्षा भास्कर यह हमारे विद्यार्थी बताएंगे। से हटकर जब किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन भी कहते हैं। जैसे व्यापार, विज्ञापन आदि विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। मैं देखना चाहता था, मेरा उद्देश्य ये नहीं था प्रश्न पूछना। आप लोग को प्रश्न देने के बाद मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लोग तैयारी करके आए हैं कि नहीं आए हैं। मेरा यही उद्देश्य था। हकीकत में आपसे प्रश्न पूछना नहीं था, मुझे विश्वास था, लेकिन विश्वास ना टूटे और आपका पढ़ाई प्रगति पर है कि नहीं है, बस इसी उद्देश्य से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप पढ़ाई में तनिक भी कोताही नहीं कर बदलते, फिर भी एक शिक्षक होने के नाते प्रश्न पूछना पड़ता है। आगे के प्रश्न बताएंगे। पर्यावरण के प्रदूषण समस्या को समझाइए या बताइए। प्रदूषण ही एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण के प्रदूषण से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। प्रदूषण के प्रकार मुख्य रूप से प्रदूषण के प्रकार 4 है। पहला वायु प्रदूषण, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर और गैस की सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जल उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदी और जल स्तरों में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण होते हैं। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में होने वाली प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। जैसे खेतों में अत्यधिक कीटनाशक रसायन खाद्य डालने से मृदा प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण किसी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं, जैसे मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है, जैसे यातायात की शोर, कारखानों की शोर, लाउड स्पीकर की शोर से ध्वनि प्रदूषण होते हैं। सुधार के उपाय, प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जागरूकता करनी चाहिए। पेड़ों के विनाश को रोकना चाहिए, वनों के विनाश को रोकना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और समय समय पर सरकार को भी प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। उपसंहार, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि प्रदूषण के खिलाफ हम अपना योगदान देकर पर्यावरण की रक्षा करें। आपको पंडिता साहू ने आपको बहुत अच्छी प्रदूषण की समस्या पर जागृत किया है, बताया है कि प्रदूषण समस्या क्या है। आप टीवी में रोज समाचार देखते रहते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को आप देख ही रहे हैं। आपके आसपास भी बहुत प्रदूषण है। इन प्रदूषण को जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, प्रदूषण की समस्या हल कैसे होगा? समस्या का हल कौन करेगा? पशु पक्षी करेगा? आप और हम मिलकर करेंगे इनकी समस्या को हल। सरकार को साथ में लेना पड़ेगा। प्रदूषण की समस्या गंभीर समस्या है। प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या है ना। जो शिक्षित रहेंगे उन पर उस ध्यान जाएगा। उनके विषय में खास करके पुनीता साहू ने अच्छी बात बताई है। मैं आगे के प्रश्नों पे आता हूँ। कुटीकरण से आप क्या समझते हैं? कुटीकरण से क्या तात्पर्य है? आशीष साहू बताएंगे।
संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों, ध्वनि या चित्रों का उपयोग किया जाता है, उसे पुटीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन के किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम बताएंगे। चित्रकांत साहू बताएगा। के 5 क्षेत्र निम्नलिखित। पहला पर्यावरण, खेल, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था। कि बच्चों की तैयारी होगा कि नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार मैं कभी कभी बच्चों पर विश्वास तो करता हूँ, पर हकीकत में तैयारी कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। ये शिक्षकों का कर्तव्य है कि बीच बीच में बच्चों से प्रश्न कहीं पूछ लिया जाए कि हकीकत में तैयारी कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। परीक्षा नज़दीक है, आपको मैं रोज़ बोलता हूँ बेटा तैयारी करिए, और तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न बीच बीच से पूछ रहा हूँ ताकि बच्चे तैयारी कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, है ना। आगे की प्रश्न है, संचार क्या है। शीतला कौन सी बताएगी। संचार केवल नेचर धातु है जिसका अर्थ है विचरण करना। यह विचरण आना जाना मनुष्य का भी हो सकता है, किसी अन्य प्राणी का भी, ध्वनि का, प्रकाश का। किंतु हम जिस संचार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या प्राप्त करना। ये लेखन को लिखिए या बताइए। पूजा यादव। समाचार लेखन के तत्व। पहला विनिमयता, दूसरा निकिता, तीसरा जनरुचि, पांचवा प्रभाव क्षेत्र, छठवा महत्वपूर्ण लोग, सातवां उपयोगी जानकारी, आठवां पाठक वर्ग, नौवां नीतिगत ढांचे इत्यादि। प्रश्न है, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की 4 विशेषता बताइए। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के 4 स्वभाव निम्नलिखित है। पहला, पढ़ने के इच्छुक। पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद भी वह पढ़ने के लिए लालयित था, अतः उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही और पिता पर दबाव डालने के लिए दत्ता जी राव के पास गए। दूसरा, परिश्रमी। आनंदा बेहद परिश्रमी था। वह रोज खेतों में पानी देने जाता, फिर पशु चराता, फिर विद्यालय जाता, सारा दिन काम में व्यस्त रहता। तीसरा, लगनशील। पढ़ने की उसमें अति लगन थी, तभी कुछ महीने पाठशाला जाकर गणित व मराठी भाषा में होशियार बच्चों की श्रेणी में गिने जाने लगा। चौथा, रचनाकार। वह ईश्वर प्रदत्त कवि हृदय का था, तभी छोटी ही उम्र में मास्टर सौदागर के थोड़े ही मार्गदर्शन से कविता लिखने और गाने लगा। अब एक बार घर में लिखकर अभ्यास करेंगे, है ना। कहावत है इसमें विद्यार्थियों के लिए, जैसे जैसे आप याद करते हैं उन्हीं प्रश्नों को एक बार घर में लिख कर भी देखें ताकि कहीं मात्रा में गलती ना हो, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। बार बार अभ्यास करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार उसी को रिपीट करने से प्रश्न को उत्तर याद हो जाता है। मैं अगला प्रश्न में आता हूँ। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अंबिका पात्रे। इंद्र सेना पर पानी फेंक जाने को सही ठहराते हुए निम्न तर्क दिए। पहला, ईश्वर से कुछ पाना है तो कुछ चढ़ावा करना पड़ता है, अतः हम इंद्रदेव को पानी का अर्घ देते हैं। त्याग और दान का फल श्रेष्ठ होता है, अतः हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें उस चीज़ की ज़रूरत को दान देने से दुगना और चौगुना फल प्राप्त होता है। अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले से बुआई की जाती है, उसी प्रकार बादलों से वर्षा कराने के लिए धरती में पहले से पानी की बुआई अति आवश्यक है। बताया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पुनीता यादव बताएगी। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, इसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न है, फ्रीलांसर स्वतंत्र क्या है। कविता साहू बताएगी। विशेष समाचार या संगठन के वेतन को नहीं होते, या भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। प्रश्नों को उत्तर दिया शालीनता से।
क्रम को बढ़ाते हुए मैं अगला प्रश्न में आता हूँ। फोनी से आप क्या समझते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पुनीता साहू बताएगी। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। के पास प्रश्न पूछता हूँ। कुटीकरण या एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है? इन प्रश्नों का उत्तर राधिका साहू बताएगी। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि या चित्रों का उपयोग किया जाता है, उसे कुटीकरण या एनकोडिंग कहते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार किसे कहते हैं? गोप कुमारी बताएगी। पत्रकार, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। अंशकालीन पत्रकार किसे कहते हैं? पूजा यादव। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं। यह एक या अधिक संगठन पत्रों के लिए भी काम करते हैं। मैं अगला प्रश्न में आता हूँ। हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रकारिताएं चल रही है? मुस्कान सोनवानी बताएगी इसको। व्यक्ति हिंदी में मैं जानना चाहता था कि बच्चे प्रश्न को समझ पाते हैं कि नहीं। बोर्ड में क्या है, जैसे प्रश्न मिलता है परीक्षाओं में आप लिखना आरंभ कर देते हैं और कुछ प्रश्न छूट जाता है समय को देखते हुए, क्योंकि आप खुशी इतना हो जाता है कि प्रश्न याद है, यह प्रश्न याद है, और आप खुशी के मारे प्रश्न को कम ज़्यादा करके लिख लेते हैं और प्रश्न छूट जाता है। इसीलिए मैं परीक्षा से पूर्व मैं जानना चाहता था कि बच्चा प्रश्न समझ पाता है कि नहीं पाता है, बच्चों में प्रश्न को समझने की क्षमता है कि नहीं है। यह बात को मैं जानना चाहता था और उत्तर मुझे जैसा मैं सोचा वैसा मुझे उत्तर मिल रहा है। आगे के मैं प्रश्न में आता हूँ। डेडलाइन क्या है? शीतला कौशिक इस प्रश्न को उत्तर बताएगी। समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। प्रायः समाचार पत्र हर 24 घंटे के बाद छपता है, अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। इसके पश्चात समाचार बेकार हो जाता है। कुछ कठिन प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ। वैसे मैं जितना भी प्रश्न पूछा हूँ कठिन ही है ना, इसलिए मैं कठिन प्रश्न में और इससे कठिन प्रश्न में आ रहा हूँ। सिल्वर वेंडिंग पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को कृष्णनंदा से उत्तराधिकार में मिले थे। साक्षी साहू इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दफ्तर से लौटते समय प्रतिदिन मंदिर जाना, ध्यान करना, धार्मिक किताबों का अध्ययन करना, संध्या वंदन करना तथा उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसे किशनदा से मिला। किशनदा के परिश्रमी स्वभाव को देखकर यशोधर बाबू ने निश्चय कर लिया था कि उन्हीं की तरह परिश्रम करके वह भी आगे बढ़ेंगे। आदर्शवादी, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में उनकी सहमति प्राप्त करना, घर हो या दफ्तर, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, वक्त का पालन करना आदर्श व्यक्तिगत को प्रमाणित करता है। परमार्थी, निराशय को आश्रय में बदल देना भी किशनदा से सीखा, क्योंकि किशनदा ने उसे आश्रय दिया था। यही कारण है कि वह दूसरों की मदद करने के लिए प्रवृत्ति रहते थे। कठिन प्रश्नों में आ रहा हूँ। मैं जो सोचा था कि बच्चे इतना तैयारी में नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अभी परीक्षा लगभग 1 महीना से ज़्यादा है। आपका परीक्षा होने वाला है मार्च में, पूरे फरवरी निकलेगा और फरवरी में पूरी तैयारी होगी, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन मैं जैसा सोचता हूँ आपने उससे आगे निकल गए। जनवरी के आते आते आपने अपनी कोर्स को कंप्लीट कर लिया। प्लान के अनुसार मैं जो सोचा था उससे कहीं 2 कदम आप आगे निकल गए तैयारी में। मेरे जैसा सोच था मन में, आपने उस सोच को आगे बढ़ा दिया। मैं अब अगला प्रश्न में आता हूँ।
किसे कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर महिमा खांडे बताएगी। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा सुनाकर समाचार को सामाजिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसे एंकर बाइट कहते हैं। अच्छा था और मैं इन प्रश्नों को उत्तर को सही मिलने पर बड़ा खुश हूँ। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा मुद्दा, तीसरा निकाय। आगे का प्रश्न है, अब ज़्यादा प्रश्न पूछूंगा नहीं आप लोगों से, फिर कभी मौका मिलेगा बहुत जल्दी इसी हफ्ते में फिर से। अभी मैं केवल आपको मौखिक ले रहा हूँ परीक्षा ना, और मौखिक परीक्षा में लगभग सभी ने पास तो होते नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं लिखित परीक्षा में आऊँगा, आपको यहाँ से ठोस लोहा बनाऊँगा ताकि किसी प्रकार की लोहा आपसे जब लगे तो आप उन लोहा को तुरंत काट दें। परीक्षा हॉल में आप प्रश्नों को देखते ही ना घबराएं, प्रश्नों को देखते मन में खुशी दौड़ जाए, लहर दौड़ जाए कि हम ये प्रश्नों को तैयारी करें और डिस्टिंक्शन लेकर आएँ, ऐसा आपके मन में विचार जमी। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, परीक्षा के पूर्व तैयारी नहीं करते, नहीं, एक रात पढ़ते हैं और पेपर दिलाने चले जाते हैं। पेपर को देखकर उसकी दिमाग आउट हो जाता है और प्रश्न को जैसे अपने पेपर से बाहर निकलता है तो फाड़ देते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं बच्चों को पूर्ण तरह से लोहा बनाऊंगा और ऐसे कारखाना से आपको निकालूंगा कि आप एक पक्के लोहे से निकलिए ताकि कोई भी लोहा आपको काट ना सके। मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, सिर्फ आप एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? कीर्ति खांडे इस प्रश्न को उत्तर को बताएगी। प्रमुख भाग होते हैं, पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। आया हूँ कि आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं प्रश्न समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद मैं लिखित में आऊँगा कि कहीं पर आप जैसे बात करते हैं, क्या लिखावट वैसी तो नहीं है, क्या आप सही तो नहीं बता पा रहे हैं, क्या मात्रा में गलती तो नहीं हो रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आप लिखित परीक्षा लूँगा आप लोगों से, और लिखित लेने के बाद मैं समझूंगा कि मेरा जो लोहा बनाया हुआ है वह पक्का है या अभी भी कच्चा है, ये मैं जानना चाहता हूँ।